अस्सलामुअलैकुम। कह लें कि आपके पास एक शीशी है प्लाज़्मा की और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती रहूँगी, मैं इसको लेबल करती रहूँगी। हमारे पास कुछ सोडियम है जो इसके अंदर तैर रहा है और कुछ एनाइन है पर्पल रंग में इधर। और ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो सोडियम से जुड़ जाए। तो अगर ये कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, शायद क्लोराइड या बाइकार्ब, ये दोनों सबसे ज़्यादा आम है। और आपके पास कह लें कि थोड़ा ग्लूकोज़ भी है इधर। और शायद कुछ यूरिया या फिर हम इसको कह सकते हैं यूरिया नाइट्रोजन। तो आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लाज्मा में तैर रही हैं। और फिर कोई आपसे पूछता है कि इस प्लाज्मा की मुकम्मल ऑस्मोलैरिटी यानी टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी है। और आप जानते हैं कि इसके जो यूनिट्स होते हैं वो हैं ऑस्मोल्स पर लीटर ब्लड, यानी ऑस्मोल हर 1 लीटर खून के। इसको और सही तौर पर समझने के लिए हम यहाँ लीटर की जगह प्लाज्मा लिखते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा ही है। तो ये हो गया पर 1 लीटर प्लाज्मा। और ये वो यूनिट्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या ऑस्मोल्स हैं हर प्लाज्मा के लीटर पर। तो आए ये देखते हैं। और मैं आपको कुछ लैब वैल्यूज दूंगी और हम देखेंगे कि कुछ लैब वैल्यूज की बुनियाद पर और सिर्फ 4 सबसे अहम सॉल्यूट्स की बुनियाद पर हमको ऑस्मोलैरिटी का बहुत करीबी अंदाज़ा मिल सकता है। तो आपको हर एक ऑस्मोल के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं जो इस प्लाज्मा में है। सिर्फ 4 अहम ऑस्मोल्स की बुनियाद पर ये हमको पता लग सकता है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, सोडियम। और कह लें कि लैब हमें बताता है कि आपके सोडियम की वैल्यू है 140 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो अब आप इसको कैसे लेंगे और बनाएंगे ऑस्मोल्स पर लीटर में। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो तो ठीक है, लेकिन आप फौरन कह सकते हैं कि 140 मिलीमोल्स पर लीटर ये इसके बराबर है। और आप ये जानते हैं क्योंकि सोडियम एक मोनोवैलेंट है, इसका एक ही चार्ज होता है। तो अगर ये मोनोवैलेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट्स जो हैं वो बराबर होंगे मोल्स के। और अब जब आप मोल्स में आ गए हैं, आप इससे जा सकते हैं ऑस्मोल्स तक भी। आप कह सकते हैं 140 ऑस्मोल्स या फिर मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और आप ये भी जानते हैं क्योंकि जैसे ही सोडियम पानी में आता है वो इसी तरह हरकत करता है जैसे आपने तवक्को की होती है। ये तकसीम नहीं होता क्योंकि ये एक पार्टिकल है, ये एक वाहिद पार्टिकल की तरह काम करता है। एक पार्टिकल। तो अगर ये एक पार्टिकल है, इसके पास होंगे 140 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और इस तरह हमने एक चौथाई मसला यहाँ पर हल कर दिया है क्योंकि हमें सिर्फ ये करना है कि हमको चारों मुख्तलिफ सॉल्यूट्स लेने हैं जिनकी हमने शिनाख्त की है और इनको आपस में जमा कर देना है। तो सोडियम का तो हम पता लगा चुके हैं। और अब चलते हैं एनाइन की तरफ। और जो चाल चलनी है एनाइन के लिए वो ये कि इसको बिल्कुल सोडियम की तरह ही सोचना है। ये बिल्कुल सोडियम की तरह ही है, लेकिन बस इसका रिवर्स है यानी उलट है। हम यहाँ पर फिर से 140 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारी अजम्पशन ये है या ये हम ये समझते हैं कि सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज है और हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको चाहिए होता है एक नेगेटिव चार्ज। तो हम ये फर्ज कर लेंगे कि सारे नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं इन एनाइंस से। और जैसा हमने कहा था ये होंगी क्लोराइड या बाइकार्ब जैसी चीज़ें, बाइकार्बोनेट जैसी चीज़ें। तो हमको इन नंबर्स की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ वही 140 लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यानी इसको ज़र्ब दे देते हैं 2 से और फ़र्ज़ कर लेते हैं दूसरा निस्फ होगा कोई एनाइन। अब हमको यूनिट्स को कन्वर्ट तो करना होगा, हमको मिली ऑस्मोल्स पर लीटर तक तो जाना होगा। तो हम जानते हैं कि एनाइन होगा मोनोवैलेंट और ये हमें ले जाता है मिली मोल्स तक। और हम बिल्कुल ऊपर वाली लॉजिक ही यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर ये मिली मोल्स है और ये है एक ही पार्टिकल, मतलब कि ये तकसीम नहीं हो रहा जब ये पानी से टकराता है और दो अलग रास्तों में नहीं जा रहा, हमारे पास आखिर में आएगा 140 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, बिल्कुल पहले की तरह। तो ये हुआ हमारा दूसरा हिस्सा मुकम्मल। हम सोडियम का पता लगा चुके हैं और एनाइन का भी। तो अब चलते हैं ग्लूकोज की तरफ। तो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज के यूनिट्स क्या बनेंगे। कह लें कि हमारा ग्लूकोज यहाँ पर है और लैब हमें कॉल करता है और कहता है कि अभी अभी हमें तुम्हारा लैब रिजल्ट मिला है और ये आया है 90 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर।
ये एक बहुत ही आम लैब वैल्यू है या एक बहुत आम रेंज है ग्लूकोज की लैब वैल्यू के लिए। एक चीज़ जो हमें फ़ौरन करनी होगी वो ये कि ये पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि मिलीग्राम्स से मोल्स तक कैसे जाया जाएगा। और आप जानते हैं ग्लूकोज दिखने में ऐसा होता है, ये इसका फार्मूला है। तो इसका एटॉमिक वेट हासिल करने के लिए आप कह सकते हैं कि चलो लेते हैं 6 यानी 6, क्योंकि इतने कार्बन्स होते हैं हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के वेट से जो है 12 यानी 12। फिर इसमें जमा करेंगे 12 क्योंकि ये यहाँ पर है 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के वेट से जो कि है 1, और इसमें जमा करेंगे 6 यानी 6 जो कि मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन के वेट के साथ मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का वेट जो कि है 16, और ये सब मिलकर बनेगा, ये होगा 72 यानी 72, ये होगा 12 और ये होगा 96, और इन तीनों को मिलाएंगे तो आएगा 180 यानी 180। तो हमारे पास है 180 एटॉमिक मास यूनिट्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अगर आप पहले का सोचें, इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल ग्लूकोज का बराबर हुआ 180 ग्राम्स के यानी 180 ग्राम्स के, और चूंकि ये ग्राम्स हैं यहाँ पर और इधर हम मिलीग्राम्स की बात कर रहे थे तो ये हुआ बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको अब सिर्फ 1000 से कम करूंगी तो 1 मिली मोल ग्लूकोज का होगा 180 मिलीग्राम्स के बराबर। मैंने इसको सिर्फ 1000 यानी 1000 से डिवाइड किया है। तो अब मैं इस यूनिट को ले सकती हूँ और अपनी कन्वर्जन्स को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई इससे, 1 मिलीमोल पर 180 मिलीग्राम्स, तो मिलीग्राम्स तो आपस में कट जाएंगे और अब मुझे डेसीलीटर्स से लीटर्स तक भी जाना है। तो यहाँ होगा 10 डेसीलीटर्स बराबर 1 लीटर के। तो डेसीलीटर्स भी यहाँ कट जाएंगे और ये 10 कट जाएगा इधर 0 यानी 0 से। तो मेरे पास बचता है 90 और ये डिवाइड हो रहा है 18 यानी 18 से जो होगा 5 मिलीमोल्स पर लीटर। और बिल्कुल ऊपर की तरह मैं जानती हूँ कि ग्लूकोज पानी में एक पार्टिकल की तरह ही रहेगा, तो ये होगा 5 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और ये इसकी बिल्कुल ठीक यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मेरे फार्मूला का एक और हिस्सा हुआ मुकम्मल, और मैं असल फार्मूला बिल्कुल आखिर में दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहती थी। तो हम ग्लूकोज भी कर चुके हैं और अब हम अपने आखिरी हिस्से के लिए तैयार हैं। तो करते हैं ये आखिरी वाला, और ये है यूरिया। तो लैब हमको ख़ास तौर पर यूरिया के लिए कॉल नहीं करेगा, बल्कि वो हमें कॉल करेगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लिए। और इससे फ़र्क पड़ता है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो मेजर कर रहे हैं यूरिया का नाइट्रोजन वाला कंपोनेंट या नाइट्रोजन वाला हिस्सा। तो वो आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि हम मेजर तो कर चुके हैं और जो वैल्यू आई है वो है 14 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, कुछ ऐसा। तो कह लें कि इतना यूरिया हमको मिला हमारे प्लाज्मा की शीशी से। अब हम इसको कैसे तब्दील करेंगे मोल्स पर लीटर में, जैसे हमने पहले किया था। तो एक बार फिर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर मैं यूरिया का एक मॉलिक्यूल बना लूँ। तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, 2 नाइट्रोजन्स। यूरिया दिखने में ऐसा होता है, ये काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल है। तो 2 नाइट्रोजन्स, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, और हर एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है 14 यानी 14। तो ये होगा 14 और ये भी होगा 14। तो लैब जो मेजर करता है या नापता है वो सिर्फ ये हिस्सा है, वो सिर्फ इन 2 नाइट्रोजन्स को मेजर कर रहे हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल के वज़न को नहीं कर रहा मेजर। तो आपको सिर्फ नाइट्रोजन का वज़न मिलेगा जो मॉलिक्यूल के अंदर है। तो ये हमें बताता है कि एक यूरिया का मॉलिक्यूल होगा तकरीबन 28 मास यूनिट्स यूरिया नाइट्रोजन के, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो हम मेजर कर रहे हैं। और इसका ये मतलब भी हुआ कि यूरिया का 1 मोल होगा 28 ग्राम्स या 28 ग्राम्स यूरिया नाइट्रोजन के। तो एक बार फिर ये बहुत बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसको मैं फिर से करूँगी डिवाइड 1000 से। तो अब 1 मिलीमोल होगा बराबर 28 मिलीग्राम्स यूरिया नाइट्रोजन के। तो इस तरह हम कन्वर्जन का पता लगाते हैं, और मैं बिल्कुल वही चीज़ करती हूँ जो मैंने ऊपर की थी।
तो मुझे मिलीग्राम से छुटकारा पाना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी इससे, 1 मिलीमोल पर 28 मिलीग्राम्स, और इस तरह मिलीग्राम्स आपस में कट जाएंगे और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी इससे, 10 डेसीलीटर्स पर 1 लीटर, और इस तरह डेसीलीटर आपस में कट जाएंगे। तो अब मेरे पास जो बचता है 14, जो कि डिवाइड हो रहा है 28 से, और ये आएगा 0.5, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 10 से यानी 10 से, जो कि आएगा 5 मिलीमोल्स पर लीटर। और जैसे मैं पहले 2 बार कर चुकी हूँ, यूरिया नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा या एक पार्टिकल की तरह जब ये पानी में जाएगा। तक़सीम ये भी नहीं होगा। तो इसका ये मतलब होगा कि ये होगा 5 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और इस तरह मैंने अपने इक्वेशन का आखिरी हिस्सा भी मालूम कर लिया। तो सबसे ऊपर है हमारे पास सोडियम, और इसका टोटल या इसका जमा जो है वो आया है 140 यानी 140 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और फिर एनाइन के लिए हमारा आया था 140 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और इसके बाद ग्लूकोज के लिए आया था 5 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और आखिर में यूरिया के लिए आया था 5 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। तो अगर अब इन सब का जमा निकाला जाए तो ये आएगा 140 जमा 140 जमा 5 जमा 5, और ये होगा 290 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, 290। ये है हमारी ऑस्मोलैरिटी। ये है हमारे इस सवाल का जवाब जो हमने सबसे शुरू में पूछा था। हमारी टोटल ऑस्मोलैरिटी इस प्लाज्मा में है 290 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब ये इस जवाब तक पहुंचने का लंबा तरीका था। इसका एक बहुत ही मुख्तसर सा तरीका भी आपको बताती हूँ। आप बिल्कुल यही चीज़ कर सकते हैं इस तरह। ये ऑस्मोलैरिटी होगी, सोडियम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें ऐड करेंगे या जमा करेंगे ग्लूकोज जो कि डिवाइड हो रहा होगा 18 या 18 से, और फिर इसमें ऐड करेंगे BUN जो कि डिवाइड हो रहा होगा 2.8 से, और ये लेता है वो सारी कन्वर्जन्स और इसको आसान बना देता है। तो अगर कभी आपको आपकी सोडियम की वैल्यू मिले, ग्लूकोज की वैल्यू मिले और BUN, और आपको जल्दी से मालूम करनी हो ऑस्मोलैरिटी, तो ये है सबसे तेज तरीका इसको करने का। तो आज के लिए इतना ही।